साथियों, आज हम हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का वाचन करने जा रहे हैं। उसने कहा था प्रेमचंद पूर्ववर्ती कहानीकारों में अग्रगण्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीनों प्रसिद्ध कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था का ताना बाना प्रेम से बुना गया है। सुखमय जीवन कहानी भारत मित्र 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जबकि उसने कहा था सरस्वती के जून 1915 अंक में। उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक माइलस्टोन कहानी है, मील का पत्थर, जिसमें नायक लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम भाव एवं लहना सिंह के त्याग की बेमिसाल कहानी वर्णित है। पूर्व दीप्तिशीली फ्लैशबैक मेथड में रचित ये हिंदी की पहली कहानी है। गोपाल राय के शब्दों में यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से ये कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से ये कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। प्रेम और प्रथम विश्व युद्ध की भावभूमि पर सृजित उसने कहा था कहानी में लड़कपन के प्रेम की मधुर स्मृतियों के बीच लहना सिंह के आत्म बलिदान की गाथा और सूबेदारनी की याचना, इन दोनों की रक्षा करना ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे में आंचल पसारती हूँ, सचमुच मार्मिक और प्रभावशाली है। लहना सिंह का प्रेम आदर्श प्रेम है। शुक्ल जी के शब्दों में उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। कहानी की भाषा ताजगी और यथार्थवादी रंग लिए हुए है। निसंदेह यह हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, स्मरणीय उपलब्धि है। उसने कहा था के बारे में आलोचकों के मत। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस है। यह रस उथली रसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में गुलेरी का साहित्य अमूल्य रत्न है, क्योंकि गुलेरी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव, परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार यूँ तो उसने कहा था में घटनाएं भी है, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी, लेकिन उन सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है, प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारिवारिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। कहानीकार मधुरेश की मान्यता है कि उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। मधुरेश जी की क्या मान्यता है कि उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियाँ लिखी गईं, किंतु ये कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। विनोद शंकर व्यास ने मधुकरी की भूमिका में लिखा है, 1915 ईस्वी में प्रकाशित उसने कहा था ने विद्वानों को चकित कर दिया।
हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह जीवन भर इसे भूल नहीं पाएगा। ये मत किनका है? विनोद शंकर जी का। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह जीवन भर इसे भूल नहीं पाएगा। तो आरंभ करते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू कोर्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू कोर्ट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी के गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार ने बटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से बड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरे में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। अब दृश्य बदल जाता है। युद्ध का दृश्य आता है। राम राम।
यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। भूकंप। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। अब ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहणा सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खा कर सोए रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है लहणा सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पैरा बदला दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा मतलब पुरोहित। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहणा सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव जमीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वे सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती और मैं पीछे हटता हूँ। जो समझती है राजा बुरा मान गया जब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे मतलब ज़मीन का टुकड़ा। ज़मीन जो मिलती है, जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं, मुरब्बा। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलील के खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बातें लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। दिल्ली शहर दे पिशोर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੋਂਗਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੜੀਏ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾੜੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਈਏ। ਓਏ ਲਾਣਾ ਚਟਾਕਾ ਕਦੂਏ ਨੂੰ, कद्दू बनाया वे मज़ेदार गोरिए। हुण लाना चटाका कदुए नु। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारे सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे।
पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते रहे हो। शेष भाग कल पढ़ेंगे।